हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी एंड इस वीडियो में हम SY BCom थर्ड सेम के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में और दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है इम्पॉर्टेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं तो इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताना चाहूँगी कि क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने ऑलरेडी स्टडी किया है इससे पहले। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है, माइक्रो जैसे कि ये ग्रीक वर्ड है माइक्रोज। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल यूनिट्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करते हैं जो स्मॉल यूनिट्स की होती है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स उसका अपोजिट है। जैसे कि मैं बता दूं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एक ग्रीक वर्ड है मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, मतलब कि हम माइक्रो इकोनॉमिक की तरह स्मॉल यूनिट्स में स्टडी नहीं करते, बल्कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लार्ज यूनिट्स पर स्टडी करते हैं। अब लार्ज यूनिट्स पर स्टडी करना, लार्ज यूनिट्स की और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर स्टडी करना, यानी कि आप यहाँ पर विद इन 1 ईयर आपके जितने भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है लार्ज लेवल पे लार्ज यूनिट्स में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। मतलब मैं डायरेक्टली में बोल सकती हूँ ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी, ओवरऑल कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, या फिर उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, कितना एक्सपोर्ट हुआ कंट्री में, कितना इंपोर्ट हुआ कंट्री में, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्या क्या स्कोप है, हम यहाँ पर डीपली पढ़ेंगे। ये एक स्ट्रक्चर मैंने रेडी किया है, आप भी आपके एग्जाम पेपर में इस तरीके से आंसर शीट में ये स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं, जिससे आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा वास्ट हो जाएगा और ये आपके पेपर के प्रेजेंटेशन को बढ़ा सकता है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार देख लेते हैं। नेशनल इनकम, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मनी एंड प्राइसिंग लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर मैंने स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस आंसर को याद रखने के लिए कीवर्ड बनाया है ईडमैप। आप इस पूरे आंसर के पॉइंट्स नहीं भी याद रखते हुए अगर ईडमैप इस कोड को याद रखते हैं तो आपको आसानी से इसके फुल फॉर्म्स ध्यान में आ जाएंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं और इसकी और डीपली अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वैसे तो आप की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपके ओन वर्ड्स का यूज करके पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, या फिर इसकी इजीली नोट्स आपको मानन प्रकाशन में मिल जाएगी। की पॉइंट्स है यहाँ पर। अब जैसे कि की वर्ड की बात करूँ तो ईडमैप में ई से आप यहाँ पर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन ले सकते हैं, ई से एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, डी से डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम होता है, ए से आपका एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई होता है। तो इस तरीके से पूरे पॉइंटर्स के फर्स्ट लेटर्स को लेके मैंने ये कोड बनाया, याद रखने के लिए ईजी होगा। अब यहाँ पर की पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे स्कोप ऑफ नेशनल इनकम का सबसे पहला पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने से हम नेशनल इनकम को डिटरमाइन कर पाएंगे, और नेशनल इनकम के डिटर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी स्टडी करनी होती है, तो वो होता है प्रोडक्शन एनालिस करना, कंजम्पशन कितना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, गवर्नमेंट के क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हुए हैं इकोनॉमी में विद इन द कंट्री, और एक्सपोर्ट कितना हुआ है। तो ये सारा स्टडी हम जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी से कर पाते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से स्कोप मिलता है कि हम इजीली हमारे नेशनल इनकम को डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर पॉलिसीज है, जैसे कि जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो ये सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज के थ्रू हम इजीली हमारे नेशनल इनकम को काउंट कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इजीली हम आपका नेशनल इनकम, हमारा नेशनल इनकम इसमें काउंट कर पाते हैं, अकाउंटिंग कर पाते हैं इसकी जीडीपी जीएनपी को
तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप। सेकेंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होता है। इकोनॉमिक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होता है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन रेफर्स टू प्रोस्पेरिटी एंड रिसेशन, मतलब इकोनॉमिक की जो सिचुएशन जो चेंज होती है, एज हमेशा हमारा इकोनॉमिक जो है एक स्टेबल नहीं होता है, कभी रिसेशन होता है, कभी डिप्रेशन होता है, कभी डिफ्लेशन होता है, कभी प्रॉस्पेरिटी होता है। मतलब अगर इकोनॉमिक के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से हम इकोनॉमिक की फ्लक्चुएशंस को ईजिली स्टडी कर सकते हैं कि कब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कब एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कम हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी एंड रिसेशन बढ़ रहा है या फिर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने से हम इजीली एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को काउंट कर सकते हैं, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से, और जैसे कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हैं तो हम ओवरऑल डिमांड फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी के थ्रू हम पूरी हमारे नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी काउंट कर सकेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे की पॉइंट में दिया, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय एग्रीगेट डिमांड। मतलब मैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड या सप्लाई के थ्रू काउंट कर सकती हूँ मेरे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को और मेरे कंट्री की नेशनल इनकम को। तो ये काउंटिंग करना जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से ईजी हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से आप ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी कर सकते हैं। जब हम ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई को स्टडी करते हैं तो उससे ही हम हमारे इकोनॉमिक की सिचुएशन को पता कर पाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कितना हो रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या हो रही है हमारे विद इन द कंट्री, हम कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारा वेज रेट क्या है जो हम हमारे एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट हमें कौन सी पॉलिसीज़ दे रही है, प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ रहा है। तो ये सारे फंक्शंस जो हमारी कंट्री के होते हैं, इससे हम हमारे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट कर पाते हैं। इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट हमारा मनी एंड प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू आप इजीली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मनी एंड प्राइस लेवल को जज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन होता है तो आप वहाँ पे जज कर सकते हैं कि आपका प्राइस लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रहा है, मनी का सर्कुलेशन हमारी कंट्री में नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हमें इन्फ्लेशन पता चल जाता है, डिफ्लेशन पता चल जाता है, रिसेशन, प्रॉस्पेरिटी, बूम पीरियड भी हम यहाँ पे कर सकते हैं इजीली एग्जामिन। अगर इकोनॉमिक की सिचुएशन या एक्टिविटीज़ पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है तो वहाँ पे बूम पीरियड आ सकता है, ठीक है। और अगर परफॉर्म नेगेटिवली कर रही है या फिर हमारे इकोनॉमिक का जो सिचुएशन है वो डाउन होते जा रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये सारा स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू कर पाते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम देखेंगे तो पहले क्लासिकल इकोनॉमिक जो होता था वहाँ पे लेजिस फेयर पॉलिसी चलती थी। इसका मतलब कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मतलब कि हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो आज हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी कर पाते हैं, हम इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट को स्टडी कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे इकोनॉमी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट होना ज़रूरी है, मतलब हमारा जितना भी पेमेंट साइड होता है उसको बैलेंस होना ज़रूरी है। जैसे कि दो चीज़ें हम देखते हैं स्टडी अबाउट द सरप्लस एंड डेफिसिट। अगर हम जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आती है तो हम यही सोचते हैं कि हमारा जो बजट होना चाहिए वो हमेशा सरप्लस में होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बजट डेफिसिट में दिखाता है। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ये स्टडी कर पाते हैं कि किस वजह से हमारा जो बजट है या बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा डेफिसिट में जा रहा है। सरप्लस हमारे लिए पॉजिटिवली होता है एंड डेफिसिट हमारी कंट्री के लिए नेगेटिव साइन दिखाता है। एक्सचेंज रेट भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही कर पाते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी ट्रेड करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट।
जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में, जहाँ पर हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में हम यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी करते हैं। तो करेंसी एक्सचेंज करने पर हम हमारे एक्सचेंज रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की वजह से हम हमारे एक्सचेंज रेट को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो ये रहा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये पूरा एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे स्टडी किया है, मैं इस तरीके से स्क्रीन आपको दिखा रही हूँ। आप चाहे तो मेरे की वर्ड्स, की पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज़ हो, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कोई सजेशंस हो, आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जैसे कि FY BCom के वीडियोस होने के बाद SY BCom चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया कि 3 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे और उसके बाद हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तब जाके हमारे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। मोर वीडियोस के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे और बेल आइकन पे क्लिक करना होगा, जिससे आप मेरी नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियोज़ की पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।